हम्म तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ये वीडियो जो है मैं अपने मोबाइल से ही बना रहा हूँ। तो इसलिए हो सकता है कि कैमरा थोड़ा सा आप जो है वो प्रॉपर सेटिंग इसकी नहीं हुई है, लेकिन आप जो है इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने अपने पिछले लेक्चरों में जो है मैं बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर और 1949 को जो है ये अडॉप्ट किया गया था। और ये लागू कब हुआ था तो वो आप जानते हैं कि लागू ये हुआ था 26 जन 1950 को। और इसीलिए 26 जैन को जो है वो हमारा रिपब्लिक डे भी मनाया जाता है, जो कि अभी मनाया गया था। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं एक एक फीचर्स क्या क्या जो है वो आपके फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो है वो लेंथीएस्ट माना जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? ओरिजिनली हम देखें तो 395 आर्टिकल इसमें थे और 8 शेड्यूल थे। इसके अलावा 22 पार्ट्स थे। लेकिन आज जो है ये वो बढ़ के जो है 400 से ज़्यादा जो है वो आर्टिकल हो गए हैं और 22 पार्ट्स भी बढ़े हैं। इसके अलावा शेड्यूल जो है हमारे हम देखे थे अपने पिछले लेक्चर में जो है वो कि 12 शेड्यूल टोटल हो गए थे। ठीक है, तो लेंथीएस्ट के पीछे रीजन क्या है? तो सबसे पहले अगर हम रीजन देखें तो जोग्राफिकल फैक्टर जो है वो आपका रीजन है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है लेंथीएस्ट है। जोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रेडिशन अगर देखें तो साउथ में कुछ और है, नॉर्थ में कुछ और है। इसके अलावा ईस्टर्न रीजन में देखें, नॉर्थ ईस्ट रीजन देखें, पूरा ट्रिबल एरिया है। तो इसलिए जो है सबके कल्चर को, सबके ट्रेडिशन को जो है अडॉप्ट करना इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए जो है ये इतना डाइवर्स है। दूसरा देखें तो इसमें जो है वो हिस्टोरिकल फैक्ट जो लिए गए हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। इसके अलावा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हम पढ़ेंगे अपने आने वाले लेक्चर में कि देखेंगे कि जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक ही है, लेकिन आप जाएंगे अगर यूएस से कंपेरिजन करें तो उसमें जो है स्टेट जो है उनके कॉन्स्टिट्यूशन अलग हैं और जो है सेंट्रल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। रूल्स भी अलग अलग फॉलो किए जाते हैं, तो इसलिए हमारा जो है वो लेंथीएस्ट है। इसके अलावा डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरी, तो इससे कह सकते हैं क्योंकि अब कोई भी लीगल मैटर में आप जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मोस्ट ऑफ द मेंबर थे वो कहीं ना कहीं लीगल बैकग्राउंड से थे, तो ये भी माना जाता है कि उनकी वजह से जो है कहीं ना कहीं लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। और जो वर्ड यूज़ किए गए हैं ज़्यादातर लीगल यूज़ किए गए हैं, जो कि कॉमन पीपल के लिए आसानी से समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट फीचर अगर हम देखें तो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्स। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्स इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से लिए गए हैं। डिफरेंट सोर्सेज से लिए गए हैं, जैसे कि अगर हम देख लें तो आपका फंडामेंटल राइट्स है, वो जो है अमेरिका से लिया गया है। अगर हम डीपीएसपी देखें यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो वो जो है आयरलैंड से लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट रिलेशन और रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, ये जो है हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और अदर प्रोविज़न जो है जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, इस तरीके से लिए गए हैं। तो इसलिए भी जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमारा सेकंड फीचर था कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्स, आप ध्यान रखेंगे। अगर हम नेक्स्ट फीचर देखें तो नेक्स्ट फीचर देखें तो ब्लेंडेड ऑफ रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इसमें डायरेक्टली जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जैसे कोई भी प्रोविज़न जो है अगर ऐड करना होता है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसके लिए अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट का एक अलग सेक्शन है, वो हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में। लेकिन आप यहाँ समझिए कि
तीन टाइप के अमेंडमेंट होते हैं। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिसमें कि सिंपल मेजॉरिटी लगती है, और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिसमें कि आपकी 2/3 की मेजॉरिटी लगती है, और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिसमें कि मेजॉरिटी 2/3 की होनी चाहिए, और स्टेट से जो है उनको हाफ ऑफ द स्टेट से उनको एसेंट भी लेना पड़ता है, यानी कि साइन कराना पड़ता है, तब जो है आपका लॉ वो बन पाता है। तो अगर हम सिंपल मेजॉरिटी में देखें तो सिंपल मेजॉरिटी से देखें तो जो छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका ले लीजिए नेम जो है चेंज करना है, तो या लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो किसी स्टेट में बनानी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रोविज़न आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल 169 में जो है, इसके तहत ही पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाती है। तो अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बना है तो वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है। अगर हमें सपोज़ कर लिया कि किसी जज को, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है, तो उसके लिए मेजॉरिटी लगती है आपकी 2/3, दोनों हाउस से पास कराना पड़ता है। या अगर हमें आपके प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, हम देखे थे प्रेसिडेंट के लेक्चर में कि आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो उसमें जो है मेजॉरिटी लगती है। इसी तरीके से अभी आप देखे थे कोई बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करना होगा, तो उसमें जो है वो आपको मेजॉरिटी जो है दोनों हाउस की लगती है, 2/3 मेजॉरिटी लगती है। ठीक है, तो ये हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो है हमारा फीचर है वो है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी वाइज, यानी कि आर्टिकल 1 के तहत हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको डिफाइन करता है कि इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि छोटे छोटे स्टेट हैं, और वो जो है उसका एक बड़ा पार्ट क्या है, यूनियन है। यूनियन के ये जो है वो सब्सिडरी है कह सकते हैं। लेकिन इसके दो मीनिंग होते हैं। इसके दो मीनिंग ये होते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ से कि पहला इसका मतलब ये होता है कि इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ स्टेट, यानी कि जो फेडरेशन है इंडिया का वो जो है एग्रीमेंट, यानी कि स्टेट जो है एग्रीमेंट नहीं किए हैं सेंटर से कि वो जो है इनके साथ रहेंगे। दूसरा, नो स्टेट हैज़ राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन, यानी कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है उससे अगर स्टेट अगर कहे कि हम जो है इंडिपेंडेंट राज्य बनना चाहते हैं, हमें आपसे सेंटर से मतलब है, तो ये पॉसिबल नहीं है इंडियन फेडरेशन में। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो कि यूएस फेडरेशन में ऐसा कहा जाता है कि ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि स्टेट के जो कानून हैं वो जो है अलग है। स्टेट जो है अपने पर्टिकुलर रीजन में जो है वो डिसाइड करता है कि कौन से आपके लॉ यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे नहीं होंगे वो। तो इसी पे जो है हमारे कुछ फिलोसफर, जैसे कि फेडरेशन इन द फॉर्म ऑफ यूनिटरी इन द स्पिरिट ऑफ क्वाजी फेडरल, जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वाजी फेडरल जो है किसने स्टेटमेंट दिया है इंडिया फेडरेशन के बारे में, तो वो केसी है, आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बारगेनिंग फेडरेशन जो है कौन कहा है, तो वो कहा है मॉरिस जॉनसन। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कौन कहता है, वो है ग्रैनविल ऑस्टिन। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को, और ये पॉइंट जो है आप अपने मेंस की आंसर राइटिंग में भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविज़न देखें तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो है हमारे हेड जो है वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये आर्टिकल आपके 74 में दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो आप क्या क्या, क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, सॉरी इलेक्ट नहीं, वो जो है वो शपथ दिलाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो चूज़ करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनकी कौन कौन से एमपीज़ होंगे, वो डिसाइड कराते हैं, फिर उनको जो है प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं, ठीक है। तो इंडियन पार्लियामेंट आप ध्यान रखेंगे कि इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट ए सोवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इलेक्टेड हेड, यानी कि इलेक्टेड हेड यहाँ पे होंगे रिपब्लिक, और ब्रिटिश जो है वो हेरिडेटरी हेड होता है, यानी कि किसी पार्टिकुलर फैमिली के, राजा की फैमिली के ही जो है हेड वहाँ पे होते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया जो आपकी अथॉरिटी है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, ये जो है फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट सिटीजन इंडिया के कहे जाएंगे।
तो वो जो है इलेक्टेड होते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमने देखा था अपने पिछले लेक्चर में किस तरीके से जो है इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी का जो सिस्टम है हमारा, तो टॉप पे हमारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। इसके अलावा जो है हर स्टेट में जो है वो आपके आपके हाई कोर्ट हैं। हर स्टेट में नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट में जो है वो हाई कोर्ट है। इसके अलावा हाई कोर्ट के नीचे जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है, हर डिस्ट्रिक्ट में ये होता है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट है। लेकिन ये भी है कि हाई कोर्ट, जैसे आप कोई जो है सपोज़ कर लिए कोई मैटर है, तो आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, वहाँ से आपकी खारिज हो गई, तो फिर जो है आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और हाई कोर्ट में कोई जो है फैसला आया तो उसको आप चैलेंज दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये इंटीग्रेटेड है, यानी कि ये नहीं है कि ये अलग इंडिपेंडेंट आप जो है डिसीजन दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा प्रोविज़न है वो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। तो फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल आपके 12 से 35 तक दिए गए हैं। तो पार्ट 3 में जो है वो फंडामेंटल राइट से प्रोविज़न है। तो उसमें हम अगर देखें तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल आपका 14 से 18 है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि राइट टू फ्रीडम जो है 19 टू 22 है। इसके अलावा आप जो है देख सकते हैं कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो आर्टिकल 23 एंड 24 है। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है हमारा, ये है 25 से 28 तक। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है वो 29 और 30 में ये है। तो इसके अलावा ये भी है कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट जो है वायलेट होता है आपका, तो आप जो है वो रिट के माध्यम से, रिट जो है हमारी दी गई हैं आर्टिकल 32 में। टोटल 5 रिट दी गए हैं, जैसे हीबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन सर्टरी और को वारंटो। तो इसमें जो है इसके तहत जो है आप जो है वो जा सकते हैं डायरेक्टली क्या, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि हमारे राइट को जो है क्या किया जा रहा है, हमारे राइट को जो है वायलेट किया जा रहा है। और याद रखिएगा कि आर्टिकल 2 to 6 में जो है आप जो है हाई कोर्ट में अपने जा सकते हैं कि हाई कोर्ट के पावर जो है वो पास भी पावर है कि वो रिट जारी कर सकता है अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। और ये भी ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका जो है वो रिट जुरिस्डिक्शन जो है वो ज़्यादा है, यानी कि पावर ज़्यादा है। तो हम देखते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट हम देखेंगे, हाई कोर्ट देखेंगे, तो उसमें जो है वो हाई कोर्ट के पास जो है रिट का एक्सपेंशन जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो डीपीएसपी है। तो डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें जो है कुछ जैसे फंडामेंटल राइट तो है ही, इसके अलावा जो है कुछ डायरेक्शन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है वो दिए गए हैं। किस पार्ट में है, ये पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। और ये नोवल फीचर हैं, इसको जो है वो नोवल फीचर किसने कहा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर सॉरी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बात करें तो वो जो है वो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, आप ध्यान रखेंगे। और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये एक डायरेक्शन है जो कि आप जैसे कोई भी स्टेट है या सेंटर अगर कोई भी लॉ बना रहा है तो इस डायरेक्शन को जो है वो ध्यान में रखती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट केस है मिनर्वा मिल का केस, जो कि 1980 में आया था। उसमें ये बताया गया था कि इट इज़ बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये जो है। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर अगर हम देखें तो वो है आपका फंडामेंटल ड्यूटी का। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन जो है वो इमरजेंसी के बाद, जो कि 1975 से 77 के बीच में लगी थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा,
तो उस समय जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो है ये इसको ऐड किया गया था। और अब ध्यान रखेंगे एक फैक्ट को कि 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है आप जो है कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है आपके, आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है किस पार्ट में है, तो ये पार्ट 4A में है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, और 15A में है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आपका जो फीचर है वो है कि इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर वर्ड भी जो है ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन इसको जो है वो प्रियम्बल में ऐड किया गया 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा आप बता सकते हैं कि कौन कौन से वर्ड दो ऐड और किए गए थे, तो वो थे, आप ध्यान रखेंगे कि सोशलिस्ट था और दूसरा जो है वो इंटीग्रिटी था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से वर्ड जो है वो यूज़ किए गए थे और ऐड किए गए थे बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट फीचर देखें तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है कि वोटिंग एज जो है, वोटिंग एज जो है पहले अगर हम देखें तो वो आपकी 21 ईयर हुआ करती थी, जिसको जो है 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो क्या कर दिया गया, वो जो है 21 से जो है 18 ईयर तक, अब जो है यानी कि 18 साल से ऊपर अगर कोई भी इंडिविजुअल है वो जो है वो आपका क्या कर सकता है, वोट दे सकता है किसी भी इलेक्शन में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट फीचर देखें तो सिंगल सिटीजनशिप का है। सिटीजनशिप जो है, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? ये है कि जैसे इंडिया में जैसे सेंटर ये है और स्टेट ये है, तो सेंटर का भी सिटीजनशिप वही होगा और स्टेट का भी सिटीजनशिप वही होगा, यानी कि नेशनल लेवल पे एक ही हमारी आइडेंटिटी होती है, वो है सिटीजनशिप, और हम किसी भी स्टेट में जो है जा सकते हैं। कुछ केसेस हैं जो कि इनर लाइन परमिट होती है, कुछ स्टेट है जो ट्रिबल एरिया है वहाँ पे परमिट लेना पड़ता है आपको, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या ट्रिबल एरिया है उसमें, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो आप जो है वो आपकी सिटीजनशिप होली होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें तो इंडिपेंडेंट बॉडी। तो इंडिपेंडेंट बॉडी बहुत सारी है, जैसे कैग हो गया, कैग यानी कि आपका ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूपीएससी जो है ये भी इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसके अलावा यूपीपीएससी जैसे स्टेट जो पीसीएस होते हैं वो भी इंडिपेंडेंट बॉडी है। आप देख रहे हैं अभी जो है वो बीपीएससी के चेयरमैन को जो है रिमूव करने के लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट में रिसेंट न्यूज़ आई थी, तो वो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ों को कि ये जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट हम प्रोविज़न देखें तो इमरजेंसी प्रोविज़न। तो इमरजेंसी प्रोविज़न में आप ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल हमारे 352 में जो है वो दिया गया है इमरजेंसी से, तो ये नेशनल इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी जो है वो इस आर्टिकल में दिया गया है। और आर्टिकल 356 में जो है वो दिया गया है स्टेट इमरजेंसी, और इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। तो प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? तो उसमें जो है देखा जाता है कि जब भी स्टेट सपोज़ कर लिए कि सेंटर जो है कोई डायरेक्शन दिया है, और उसको जो है स्टेट नहीं मान रहा है, उससे वो जो है डिफ़र कर रहा है, तो अपना विरोध दर्ज कर सकता है। लेकिन प्रॉपरली अगर डायरेक्शन को नहीं मान रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर ऐसी है और लग रहा है कि प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, तो उस केस में जो है गवर्नर जो है प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं, ठीक है, अपना रिकमेंडेशन सेंड करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो आप ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम देखें तो एक इमरजेंसी और होती है, वो है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। हालांकि वो अभी तक इंडिया में जो है एक भी बार लगी नहीं है, वो आप ध्यान रखेंगे बस आर्टिकल 360 के केस में जो है वो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविज़न है। अब नेक्स्ट और लास्ट प्रोविज़न अगर हम देखें
तो साइलेंट फीचर में लास्ट आपका पॉइंट है वो है 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट। तो 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि 73rd एंड 74th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कब, 1976 में। तो उसमें उसके तहत जो है वो 73rd के तहत जो है क्या किया गया था, पंचायती राज को ऐड किया गया था। आप जानते हैं कि ये जो है किसके रिकमेंडेशन पे, तो इसमें भी बहुत सारी कमेटी आई थी जिसमें कि बी आर मेहता, बलवंत राय मेहता कमेटी थी, इसके अलावा अशोक राय मेहता कमेटी थी, एल एम सिंघवी कमेटी थी, इसके अलावा जी वी के राव कमेटी थी। तो अलग अलग कमेटी का जो है अलग अलग रिकमेंडेशन था, लेकिन बलवंत राय मेहता कमेटी का ही रिकमेंडेशन माना गया और मोस्ट ऑफ द प्रोविज़न उनके जो है रिकमेंडेशन जो है अप्लाई किए गए और उसके तहत ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कराई गई। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आपका 73rd के तहत जो है पंचायत और 74th में आपका म्यूनिसिपैलिटी का एरिया है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे लेक्चर। तो इस वीडियो के माध्यम में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो है पूरा साइलेंट फीचर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बता दिया है। आप जो है बुक से ये आप जो है पीडीएफ देख के भी आपको पता लग रहा होगा कि ये बुक कौन सी है। और जनरली जो है जो लोग सिविल सर्विसेज, पीसीएस और आरओ इस तरीके की जो भी तैयारी करते हैं तो इस पॉलिटी के लिए जो है इस बुक को पढ़ते ही हैं। और यहाँ तक कि टॉपर्स भी जो है रिकमेंड करते हैं इस बुक को। और मैंने भी कई बार जो है इस बुक को पढ़ा है और जो है इसमें काफ़ी अच्छे चीज़ें और बेसिक भी दिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।